बच्चों, आज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 9 है। पिछले 8 वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम, रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, कॉमन रूट्स, ये सारी बातें मैंने पिछले कई क्लासों में आप लोगों को समझाया। और फिर उसके बाद लास्ट 2 वीडियो में मैंने एमसीक्यू प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया ताकि आप लोगों को कॉम्पिटिटिव लेवल का भी आइडिया होता जाए किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस बहुत सारे काफ़ी प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया। आज के इस क्लास में भी हम लोग एमसीक्यू के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इफ द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर इन द रेशियो m/n, और फिर उसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2 रूट जो दिए गए हैं, जो रेशियो में है m/n का रेशियो दिया गया है, ऐसा करते हैं ना कि दोनों रूट्स को हम लोग अल्फा बीटा मान लेते हैं कि लेट रूट्स आर अल्फा और बीटा। ये तो हम लोग जानते ही हैं। अब यहाँ पर यह ध्यान देना है कि दोनों रूट का रेशियो दिया गया है m और n, m/n। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना कि अल्फा को हम लोग m के मान लेते हैं और बीटा को n के। ठीक है, तो रेशियो क्या होगा, अल्फा बाय बीटा इक्वल टू m/n, m बाय n। ठीक, तो इसी कंसेप्ट से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा बाय बीटा m बाय n होगा। और इसके बाद हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं ना, a अल्फा बाय m इक्वल टू बीटा बाय n। ओके, अब यहाँ पर हम लोग रेशियो और रेशियो प्रोपोर्शन का जो प्रॉपर्टी होता है उसे हम लोग यूज करेंगे। किस तरीके से यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसे लिख सकते हैं कि ये वैल्यू इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा बाई m प्लस n। और इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि अंडर रूट अल्फा बीटा बाई m इंटू n। ये प्रॉपर्टीज है, रेशियो का प्रॉपर्टीज यूज किया गया, उसी कंसेप्ट से हम लोगों ने बनाया इसे। अब हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ इन दोनों को लेकर आगे काम करते हैं, ये दोनों पार्ट को। ठीक है, इसे ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्यों, ऐसा क्या जरूरत है कि इसी का इस्तेमाल करना? बिकॉज बच्चों, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ही ना पता होता है। किसी भी इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अल्फा और बीटा को अलग अलग हम लोग आगे लेकर नहीं जा सकते। हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ही यूज कर सकते हैं और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए, और यहाँ पर m प्लस n तो है ही पहले से, और रूट अंडर अल्फा बीटा को हम लोग लिख सकते हैं c बाई ए और mn। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा उसे जरा गौर से देखो। ये बन जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और m प्लस n होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अच्छा, ये c बाई ए है ना, 4 लग रहा है, इसे थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ये क्या दिया गया है, c बाई ए, c डिवाइडेड बाई ए। तो स्क्वायर करने से लेफ्ट साइड तो नंबरों के ऊपर स्क्वायर आया, राइट साइड में क्या होगा, रूट चला जाएगा। तो c बाई ए, m और n। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आप सभी बच्चों को पता है अच्छे से कि हम लोग a और a को कैंसिल कर सकते हैं, या a कैंसिल हुआ। इसके बाद हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी स्क्वायर एम एन इक्वल टू ए सी एम प्लस एन। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है, बी स्क्वायर एम एन इक्वल टू ए सी एम प्लस एन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था, लेकिन कुछ नया था इसमें जिसे हम लोगों ने देखा। नई चीजों को देखना समझना अच्छी बात है। चलो दूसरे प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग। If the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 are of the form of k plus 1 by k and k plus 2 by k plus 1, then a plus b plus c whole square is equal to, और 4 ऑप्शन दिए गए। बच्चों यहाँ पर k plus 1 और k plus 1 by k और k plus 2 by k plus 1, ये हम लोगों के दिया गया है अल्फा और बीटा की जगह पर। जैसा कि हम लोग जानते थे ना कि 2 रूट अल्फा और बीटा होता है, तो यहाँ पर अल्फा बीटा की जगह पर ये दिया गया है कि अल्फा k प्लस 1 बाई के है और बीटा जो है वो k प्लस 2 बाई के प्लस 1। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा बीटा ना दे करके हम लोगों को k के फॉर्म में दिया गया रूट्स। अच्छा, हम लोग यहाँ से ये कर सकते हैं कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं पहले।
तो सम ऑफ रूट यस, तो सम ऑफ रूट हम लोग लिख सकते हैं k प्लस वन बाई के प्लस टू बाई के प्लस वन, ये क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा हुआ, इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट करते हैं तो k प्लस वन बाई के इंटू के प्लस टू बाई के प्लस वन इक्वल टू सी बाई ए होगा। ये तो हम लोग काफी दिन से कर रहे हैं, ये सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। अच्छा, मामला यहाँ पर ये है कि अब हम लोग यहाँ पर कुछ कैंसिल कर लेते हैं, जैसे कि k प्लस वन, ये k प्लस वन और ये k प्लस वन एक दूसरे को कैंसिल कर लेता है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, k प्लस टू बाई के इक्वल टू सी बाई ए। और इसे हम लोग लिख सकते हैं वन प्लस टू बाई के इक्वल टू सी बाई ए, और यहाँ से हम लोगों को मिलेगा टू बाई के इक्वल टू सी माइनस ए बाई ए, और k इक्वल टू लिख सकते हैं टू ए बाई सी माइनस ए। ठीक है, ये हम लोगों को वैल्यू मिला k का। ठीक है, अब इस k को हम लोग क्या करेंगे, अब ऐसा करते हैं, इस k को पुट कर लेते हैं इक्वेशन वन में। ठीक, वन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, टू ए बाई सी माइनस ए प्लस वन डिवाइडेड बाई टू ए बाई सी माइनस ए, प्लस यहाँ पे पुट करने से टू ए बाई सी माइनस ए प्लस टू बाई टू ए बाई सी माइनस ए प्लस वन इक्वल टू क्या, माइनस बी बाई ए। एलसीएम ले लेने से ये हम लोगों को मिलेगा टू ए प्लस सी माइनस ए, मतलब ए प्लस सी। ये पूरे पार्ट से हम लोगों को क्या मिलने वाला है, यहाँ देखो, ये पूरे पार्ट का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हम लोगों को मिलेगा ए प्लस सी बाई सी माइनस ए, और नीचे में तो टू ए बाई सी माइनस ए दिया ही गया है, प्लस इस पूरे पार्ट का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो हम लोगों को मिलेगा यहाँ से टू सी बाई सी माइनस ए, और नीचे में मिलेगा हम लोगों को ए प्लस सी बाई सी माइनस ए, और यहाँ पर माइनस बी बाई ए वैसे ही है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग ऐसा कर लेते हैं, सी माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस ए और सी माइनस ए, ये सारा सी माइनस ए कैंसिल हो चुका। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के पास क्या बचा, तो हम लोगों को मिला है ए प्लस सी बाई टू ए प्लस टू सी बाई ए प्लस सी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है ना, ये तो हम लोगों को मिला है। अब क्या करना है, तो अब सिंपल ये करते हैं ना कि इसका एलसीएम ले लेते हैं, है ना, और तो कुछ करना है नहीं, तो इसे अगर एलसीएम ले लेते हैं तो देखो, एलसीएम लेने वक्त ध्यान देना कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं सिंपल ए प्लस सी होल स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद, और ये बन जाएगा 4ac, और नीचे में क्या होगा बच्चों, नीचे में तो बचेगा 2a और a प्लस सी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये बहुत ही सिंपल सा था, बेसिक आप लोग जानते हैं, ये एलसीएम लिया गया सिंपल, और कुछ नहीं किया गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर, तो क्या होगा, चलो देखते हैं। तो a प्लस सी होल स्क्वायर प्लस 4ac, अच्छा ये a और ये a को कैंसिल कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 2b इंटू ए प्लस सी। ठीक है, अच्छा, अब a प्लस सी को हम लोग ऐसे कर लेते हैं, a प्लस सी होल स्क्वायर प्लस 2b a प्लस सी, इस तरीके से लिख रहे हैं, इक्वल टू माइनस 4ac, है ना, ये तो हम लोग लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट लगाते हैं। वो नया कंसेप्ट क्या होगा कि हम लोग दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड में बी स्क्वायर को ऐड कर लेते हैं। तो अगर हम लोग बी स्क्वायर को ऐड करेंगे, ए प्लस सी होल स्क्वायर प्लस 2b ए प्लस सी, और अगर बी स्क्वायर ऐड कर लेते हैं यहाँ और वहाँ, इस पार और उस पार, दोनों तरफ अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो ये पूरा पार्ट लेफ्ट साइड में जो पूरा पार्ट दिख रहा है ना, ये बन जाएगा a प्लस सी प्लस बी होल स्क्वायर, और राइट साइड हम लोग को क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac
और खुशनसीबी की बात यही कि हम लोगों से यही पूछा गया था ए प्लस सी प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ऑप्शन करेक्ट हुआ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। देख लो यही है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, तो यही हम लोगों को प्रूफ करना, पता करना था वैल्यू कौन सा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। तो मेरे ख्याल से एक सवाल आपको समझ में आया हो। हम लोग चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। फॉर द इक्वेशन 3x² प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0 और p ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पर कहा गया इफ वन ऑफ द रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर देन p इज इक्वल टू, तो p का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अगर एक रूट दूसरे का स्क्वायर होता है तो हम लोग रूट को क्या लेट करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि अगर एक रूट दूसरे का स्क्वायर होता है तो हम लोग रूट को लेट करते हैं अल्फा और अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि दोनों रूट का सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोग तो यही करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर दो रूट्स दिए जाए तो उन लोगों का सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। तो सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी बाई थ्री और अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसे क्यूबिंग, इस पार्ट को क्यूबिंग बोथ साइड करने के बाद हम लोग बाकी प्रॉब्लम को बाकी पार्ट को सॉल्व करेंगे और पी का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और तरीका है जो बहुत ही आसानी से इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। हम लोग ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है, हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट, ये थोड़ा एक खास किस्म का टेक्निक है। वी नो दैट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा क्यूब, ये 1 होता है। तो अगर ये और ये कंपेयर करते हैं तो राइट साइड 1 है, तो इसका भी राइट साइड 1 है। इसका मतलब अगर हम लोग अल्फा को ओमेगा और बीटा को ओमेगा स्क्वायर मानते हैं तो उस हिसाब से हम लोगों का दोनों का प्रोडक्ट, जैसे कि अल्फा बीटा नहीं, अल्फा को अगर ओमेगा मान लेते हैं, बीटा तो है नहीं यहाँ पर, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है ना। तो इसी कंसेप्ट का अगर इस्तेमाल करते हैं और अगर हम लोग कंपेयर करते हैं ऊपर और नीचे पार्ट को, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ अल्फा है, यहाँ ओमेगा है, यहाँ अल्फा स्क्वायर है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, और यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो राइट साइड को देखते हुए हम लोगों ने ये सोच लिया कि अल्फा अगर ओमेगा हुआ तो ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग चल रहे। तो यहाँ पर देखो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर और यहाँ पर क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है। तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं ना कि -1 इक्वल टू माइनस पी बाई 3 है। तो यहाँ से हम लोगों को p का वैल्यू क्या मिलेगा, p इक्वल टू 3 मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका था। बाकी नॉर्मल तरीका आप लोग जानते हो कि इसे क्यूबिंग करके बोथ साइड, इस पार्ट को हम लोग बोथ साइड क्यूबिंग करके फिर यहाँ से अल्फा क्यूब का वैल्यू लेकर के सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को वहां से p का एक वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा एक बड़ा प्रोसेस होगा, एक लंबा प्रोसेस होगा। यहाँ पर इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटे तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम की तरफ। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 8x² माइनस 6x माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0 इज द स्क्वायर ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ k, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, मतलब k का हर ऑप्शन में 2 वैल्यू दिया गया। ठीक है, मतलब कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आने वाला है पार्ट, हम लोगों का सॉल्व करते करते हम लोग ऐसी जगह पहुंचेंगे जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, जहाँ से हम लोग आइदर और करने के बाद k का 2 वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर किसी और तरीके से, लेकिन k का 2 वैल्यू होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, इफ वन रूट इज द स्क्वायर ऑफ अदर, अगर एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, इसका मतलब अगर हम लोग रूट को अल्फा मानते हैं एक रूट को, दूसरे को अल्फा स्क्वायर मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि सम ऑफ रूट क्या होगा। तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर ये होगा 6/8, मतलब अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर कितना हुआ, 3/4। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं बेसिक से। और अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर कितना होगा, c/8, मतलब माइनस k माइनस 3/8। माइनस कॉमन लेने के बाद k प्लस 3 हो जाएगा। चलो कर लेते हैं, अल्फा क्यूब इक्वल टू माइनस k प्लस 3/8। तो ये हम लोगों को 2 वैल्यू मिला, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। अच्छा, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि हाँ, यहाँ पर यूं किया जा सकता है कि आप लोग इसे क्यूबिंग बोथ साइड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्यूबिंग बोथ साइड नहीं करके
एक और कंसेप्ट लगा लेते हैं कि अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 को, तो 4 अल्फा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 2 अल्फा मिडिल टर्म माइनस 3 इक्वल टू 0। और इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को ये 2 अल्फा 2 अल्फा प्लस 3 और माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू हम लोगों को मिलने वाला है 1/2 और माइनस 3/2। तो ये हम लोगों को अल्फा का दो वैल्यू मिला, एक हाफ मिला और एक माइनस 3/2 मिला। तो क्यों ना हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि अल्फा का एक वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद हम लोग यहीं से के निकाल लेते हैं। तो जब हम लोग पुट कर रहे हैं हम लोग पुट अल्फा इक्वल टू 1/2, तो अगर अल्फा को 1/2 पुट किया जाए तो अल्फा क्यूब कितना होता है, तो अल्फा क्यूब हम लोग जानते हैं 1/8 हो जाएगा। तो अगर ये 1/8 होगा तो माइनस के प्लस 3/8, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद 1 इक्वल टू माइनस के माइनस 3, मतलब 4 इक्वल टू माइनस के, मतलब के का वैल्यू -4 हुआ। तो -4 तो दो जगह दिख रहा है, सी और डी में, मतलब एक और वैल्यू हम लोगों को पता करना है। तो दूसरा वैल्यू अल्फा का हम लोगों ने क्या निकाला था, दूसरा वैल्यू हम लोगों ने निकाला था -3/2। तो इस बार हम लोग अल्फा की जगह पर -3/2 पुट करते हैं। तो अगर इसकी जगह पर -3/2 पुट करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा -27/8, और यहाँ पर -k प्लस 3/8। 8 और 8 कैंसिल कर लेते हैं और माइनस को भी कैंसिल कर लेते हैं। 27 इक्वल टू k प्लस 3, और k का वैल्यू क्या हो जाएगा 24। इसका मतलब k का एक वैल्यू -4 है और दूसरा वैल्यू 24 है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, -4 और 24, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम को देखते हैं। इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड बाय एवरी वैल्यू ऑफ x। बहुत अच्छा सवाल है। देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों ध्यान रखना कि ये एक इक्वेशन, ये एक्चुअल में एक आइडेंटिटी का सवाल है कि इक्वेशन आइडेंटिटी कब होता है, उसी के ऊपर ये बेस है। तो आइडेंटिटी इक्वेशन जो होता है वहां पर क्या होता है ना कि x का कोई भी वैल्यू पुट करो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी इक्वेशन, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और वहां पर x का कोई भी वैल्यू ले वो सेटिस्फाई करेगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो ऐसा पॉसिबल है, एक केस ऐसा आएगा जहां पर ये पॉसिबल हो सकता है। और वो केस कौन सा है, वो एक खास किस्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पर आप x का कुछ भी वैल्यू लो, आपको ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म अगर 0 हो जाए तो उस वक्त हम लोग इक्वेशन को बोलते हैं आइडेंटिटी। इसका मतलब हम लोगों के लिए ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। इसी के ऊपर हम लोग एक और सवाल लेते हैं इसी तरह का, ताकि कंसेप्ट थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी देन इन एक्स इज। मतलब लैम्डा का कितना सारा वैल्यू हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि ये इक्वेशन आइडेंटिटी हो जाए इन एक्स। मतलब एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए ये पूरा इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट नंबर, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीनों 0 है तो फिर उस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी इन एक्स। तो इसका मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोगों को दिख रहा है लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर इसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं, ये 0 होना चाहिए, अगर इसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो ये आएगा लैम्डा -2 और लैम्डा -1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग को मिलेगा लैम्डा का वैल्यू 1 और 2। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 कब होगा, अगर हम लोग लैम्डा का वैल्यू 1 पुट करते हैं या फिर हम लोग लैम्डा का वैल्यू 2 पुट करते हैं। यहाँ पर इस पार्ट में अगर लैम्डा का वैल्यू 1 या 2 पुट होता है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पार्ट के बारे में। कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये दिया हुआ है लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 6, इसे भी 0 होना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन को आइडेंटिटी करना है।
तो आइडेंटिटी करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का 0 होना जरूरी है। और अगर इसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो हम लोग को मिलेगा लैम्डा माइनस 2 एंड लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग को लैम्डा का वैल्यू मिला 2 और 3। मतलब इस पार्ट में अगर हम लोग 2 या 3 पुट करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरे पार्ट को, कांस्टेंट नंबर को। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 ये कांस्टेंट हुआ, ये 0 होना चाहिए। मतलब लैम्डा का वैल्यू प्लस माइनस 2। अब इन तीनों में अगर हम लोग गौर करें तो 2 एक ऐसा नंबर है जो सारे पार्ट को 0 कर रहा है। अगर 2 पुट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 होता है। और अगर 2 पुट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स में तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 होता है। और अगर 2 पुट करते हैं कांस्टेंट में तो फिर कांस्टेंट 0 होता है। इसका मतलब लैम्डा का कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज एन आइडेंटिटी इन एक्स, वो वैल्यू कौन सा होगा, वो वैल्यू होगा 2। तो कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को मिला, नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा था कि कितना सारा वैल्यू होगा, तो एक ही वैल्यू हो रहा है और वो 2 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और अगर यहाँ पर ऐसा कहता कि लैम्डा का कौन सा वैल्यू करेक्ट हो रहा है तो फिर उस वक्त ऑप्शन बी करेक्ट होता कि लैम्डा का वो कौन सा वैल्यू है जिसके लिए ये सब 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग कह सकते हैं कि लैम्डा का वैल्यू 2 और -2, चलो तो बी और सी दोनों करेक्ट हो जाता उस वक्त। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा पूछा गया, इसलिए एक वैल्यू मिल रहा है जिसके लिए ये सारा 0 हो रहा है। ठीक है, तो ओके, अब हम लोग आगे बात करते हैं, दूसरे प्रॉब्लम को देखते हैं। If px plus 1 whole square plus qx square minus 3x minus 2 plus x plus 1 be an identity in x, then p and q are। वही सवाल है, सिमिलर क्वेश्चन दिया गया आइडेंटिटी का। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लेकिन पहले याद रखना है कि आइडेंटिटी के एक केस में हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट को 0 करते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी तक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोग को ठीक से दिख नहीं रहा है, पहले उसे हम लोगों को बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा लिख लेते हैं इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर p प्लस क्यू होगा और x के बाद यहाँ पे 2p माइनस 3q होगा और फिर कॉन्स्टेंट में क्या बचेगा, p माइनस 2q प्लस 1 इक्वल टू 0। Since the equation is an identity in x, तो उस वक्त कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर p प्लस क्यू 0 होगा और साथ ही साथ 2p माइनस 3q ये भी 0 होगा और साथ ही साथ p माइनस 2q प्लस 1 ये भी 0 होगा। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करने की कोशिश करें, जैसे कि मान लेते हैं अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को, तो p और q का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। चलो निकाल लेते हैं। तो p और q का वैल्यू, या इन दोनों इक्वेशन से ज़्यादा आसान होगा सॉल्व करना, इन दोनों से सॉल्व कर लेते हैं, p प्लस क्यू और 2p माइनस 3q। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 2p माइनस 3q और अगर इसे 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को तो 3p प्लस 3q 0 और 0। तो यहाँ पर 3q कैंसिल, मतलब 5p का वैल्यू 0 हो रहा है, मतलब p का वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ p का जो टर्म आ रहा है उसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर p का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, कुछ मिस्टेक हुआ है शायद। हाँ, यहाँ पर x प्लस 1 है और यहाँ पर सिर्फ हम लोगों ने गलती से 1 कॉपी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि p का वैल्यू 0 तो हो नहीं सकता। चलो आगे देखते हैं जरा सा, थोड़ा सा 1 मिनट। चलो, तो यहाँ पर क्या चेंज करना है हम लोगों को, इसे हम लोगों को x प्लस 1 करना। ठीक है, इसे हम लोगों को करना है x प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बचेगा, p प्लस क्यू, और अगर x निकालते हैं तो 2p माइनस 3q और प्लस 1 है ना।
कहाँ कहाँ से निकला ये देखो, यहाँ से ये 2px बनता p मल्टीप्लाई होने के बाद, ये 3qx बनता माइनस में, और यहाँ पर x, सबसे हम लोगों ने अगर x को बाहर कर लिया तो ये टर्म बचेगा हम लोगों के पास। और उसके बाद कांस्टेंट में क्या बचेगा, p माइनस 2q प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लोगों को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मिला है p प्लस क्यू, कोफिशिएंट ऑफ x क्या मिला है 2p माइनस 3q प्लस 1, और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट नंबर क्या मिला है, कांस्टेंट मिला है p माइनस 2q प्लस 1। अच्छा बच्चों, मैंने बताया अभी आप लोगों को कि अगर इक्वेशन आइडेंटिटी है तो उस वक्त क्या होना चाहिए, उस वक्त कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x भी 0 होना चाहिए, और कांस्टेंट का वैल्यू भी 0 होना चाहिए। इसी कंसेप्ट के से अगर हम लोग सोचते हैं तो हम लोग यूं कर सकते हैं ना, एक मिनट, हाँ, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि p प्लस क्यू ये 0 होना चाहिए क्योंकि आइडेंटिटी है, और 2p माइनस 3q प्लस 1 ये भी 0 होना चाहिए, और p माइनस 2q प्लस 1 ये भी 0 होना चाहिए। अब अगर हम लोग इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 2p माइनस 3q इक्वल टू हो रहा है माइनस 1, और इस इक्वेशन को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3p प्लस 3q इक्वल टू 0, और यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 5p इक्वल टू माइनस 1, मतलब p का वैल्यू क्या मिला हम लोग को, माइनस 1/5। ठीक है। अच्छा, p प्लस क्यू 0 है तो इसका मतलब देयरफॉर q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को p और q का दो वैल्यू मिल रहा है, एक मिल रहा है माइनस 1/5 और दूसरा मिल रहा है 1/5। यहाँ पर कोई ऑप्शन इस तरीके से हम लोग को दिख नहीं रहा है। और दूसरी बात खास करके अगर हम लोग p और q के वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं तो अगर देखते हैं क्या आएगा, माइनस 1/5 और q का वैल्यू 1/5 है तो मतलब माइनस 2/5 प्लस 1, ये क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस 3/5 प्लस 1, और इसको इक्वल टू 0 दिया गया था तो इसे एलसीएम लेने के बाद हम लोग लिख सकते हैं कि ये होगा 2/5 इक्वल टू 0। लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि कांस्टेंट नंबर कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन होगा डी। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने एमसीक्यू के काफी सारे क्वेश्चन को देखा है, कुछ नई चीजों को भी समझा है, जैसे कि आइडेंटिटी के कंसेप्ट को आज हम लोगों ने पहली बार समझा। आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, अगले क्लास हम लोग फिर कुछ नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे।